हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पुनीता चौड़िया आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम आहार विज्ञान के अध्ययन में सबसे मूलभूत शब्दों के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे, जिसमें सबसे पहले आता है पोषण या न्यूट्रिशन। पोषण या न्यूट्रिशन, इसकी सबसे पहले हम परिभाषा समझ लेते हैं। पोषण शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं का संगठन है, जिसके द्वारा सजीव प्राणी ऐसे पदार्थों को ग्रहण और उपयोग करता है जो शरीर के विभिन्न कार्यों को संपन्न करते हैं, शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं तथा टूट फूट का पुनर्निर्माण करते हैं। यानी कि हमारे पोषण विज्ञान के अध्ययन में हम सबसे पहले तो यह अध्ययन करते हैं कि हमारे शरीर में जो विभिन्न क्रियाएं होती हैं, उसमें हम सजीव प्राणी जो हैं वो जो भी पोषक तत्व या जो पदार्थों को हम ग्रहण करते हैं, वो शरीर में जाकर के विभिन्न क्रियाओं, कौन कौन सी विभिन्न क्रियाएं होती हैं उनको कैसे संपन्न करते हैं, वृद्धि के लिए कैसे आवश्यक होते हैं वे, और किस प्रकार से टूट फूट और पुनर्निर्माण का कार्य करते हैं। इसी में अगले साइंटिस्ट ने एक परिभाषा और दी है कि पोषण मनुष्य एवं उसके बीच का संबंध है और इसमें शारीरिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और जैविकीय पहलू भी सम्मिलित होते हैं। इसी प्रकार एस मोदाम्बी के द्वारा हमें ये परिभाषा इसमें इस प्रकार समझाई है कि विभिन्न पौष्टिक तत्वों का अध्ययन, उनके कार्य, भोज्य स्रोत और उनका मानव कल्याण पर प्रभाव ही पोषण कहलाता है। यानी कि इस पूरे पोषण विज्ञान के अंदर हम विभिन्न प्रकार के जो पोषक तत्व हैं उनका अध्ययन करते हैं, उन पोषक तत्वों के क्या क्या कार्य हैं उनका अध्ययन करते हैं, कहाँ भोज्य स्रोतों मिलते हैं जिनसे ये पोषक तत्व, उनका अध्ययन करते हैं, और हमारे मानव कल्याण में या हमारे शरीर के स्वास्थ्य में इनका क्या योगदान है, इसका भी हम अध्ययन करते हैं। इसके बाद में अगली परिभाषा आती है भोजन। भोजन क्या है? वैसे तो हम कह सकते हैं कि जो भी कुछ हम खा रहे हैं वह भोजन है, या पूरे दिन में हम जितना आहार ग्रहण कर रहे हैं या एक व्यक्ति जितना आहार ग्रहण करता है वह भोजन कहलाता है। इसमें सबसे पहले हम एक परिभाषा के रूप में इसका अगर अध्ययन करें तो उषा टंडन के द्वारा परिभाषा दी गई है कि भोजन वह पदार्थ है जो हमारे शरीर को पोषित करता है। प्रत्येक भोज्य पदार्थ में शरीर को पोषित करने की अलग अलग क्षमता होती है, क्योंकि प्रत्येक भोज्य पदार्थ में पोषक तत्व की मात्राएं भिन्न भिन्न होती हैं। और इसी प्रकार भोजन जीवन के लिए एक आधारीय आवश्यकता है और भोजन ही शरीर का पोषण करता है। ये दो परिभाषाओं से हम भोजन के बारे में समझ सकते हैं कि जो भोजन है वो ही हमारे शरीर को सारे पोषक तत्व प्रदान करता है, हमारे शरीर का पोषण करता है। सभी पोषक तत्व या सभी भोजन जो हैं सभी प्रकार के एक से नहीं होते हैं, सब में पोषक तत्वों की मात्रा अलग अलग प्रकार की होती है। इसलिए हमें भोजन के रूप में अलग अलग पोषक तत्वों के लिए अलग अलग प्रकार का भोजन करना पड़ता है। एक परिभाषा इसमें आती है संतुलित आहार। यह हमें आवश्यक रूप से जान लेना चाहिए कि हम जो भी भोजन कर रहे हैं उससे हमारे शरीर के लिए आवश्यक जो भी पोषक तत्व हैं वो हमें सभी मिल रहे हैं या नहीं। तो इसके लिए हमने संतुलित आहार की परिभाषा बनाई है कि वह आहार जिसमें पर्याप्त मात्रा में सभी पौष्टिक तत्व विद्यमान हों, जो व्यक्ति की शारीरिक वृद्धि और विकास के लिए पर्याप्त हों, संतुलित आहार कहलाते हैं। जैसा कि नाम से ही उजागर हो रहा है, उस आहार को कहते हैं जिसमें प्रचुर मात्रा में मानव शरीर के लिए पोषक तत्व विद्यमान हों, जो शरीर और दिमाग के बीच संतुलन बनाए रख सकें। सभी पोषक तत्व यानी कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन्स, मिनरल्स, जल, रेशे, ये सभी पोषक तत्व विद्यमान हों और साथ ही वह आकर्षक हो, स्वादिष्ट हो, जो कि आसानी से रुचि के अनुसार ग्रहण किया जा सके। किसी एक भोज्य पदार्थ में हमने जैसे पहले भी कहा कि सभी पोषक तत्व विद्यमान नहीं रहते हैं, इसलिए संतुलित आहार के लिए एक से अधिक भोज्य पदार्थों को एक साथ सम्मिलित करना पड़ता है, जिससे
सभी पौष्टिक तत्वों की प्राप्ति होती है और विभिन्न भोज्य पदार्थों में उपस्थित पोषक तत्व भिन्न भिन्न कार्य करते हैं। अब हम ये देखेंगे कि हमारे आहार में मिलने वाले पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं और मुख्य मुख्य उनके कार्य भी हम साथ ही इसमें शॉर्ट में अध्ययन करेंगे। भोजन में अत्यधिक जटिल केमिकल सब्सटेंसेस भी पाए जाते हैं जो कि शरीर की वृद्धि और विकास का काम करने के साथ ही ऊतकों के टूट फूट की मरम्मत का काम, रोगों से रक्षा करने का काम और शरीर की गर्मी बनाए रखने का कार्य, और ये सभी कार्य जो हैं ये रासायनिक पदार्थ जो हमारे शरीर में विभिन्न क्रियाओं के द्वारा संपन्न करते हैं और स्वास्थ्य को बनाए रखते हैं, ये सब पदार्थ हमारे पोषक तत्व कहलाते हैं। इसमें सबसे मुख्य पोषक तत्व है कार्बोहाइड्रेट्स और रफेज। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है, ऊर्जा जो कि हमारे पूरे शरीर को विभिन्न क्रियाओं को करने के लिए आवश्यक होती है। विभिन्न क्रियाएं यानी कि जिंदा रखने के लिए हृदय का धड़कना, फेफड़ों के द्वारा श्वसन क्रिया को संपादित करना, भोजन को पचाने का, उत्सर्जन का कार्य, इस तरह की जो आवश्यक क्रियाएं हैं जिनसे कि शरीर जिंदा रहता है, ये कार्य करने के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ये ऊर्जा हमें कार्बोहाइड्रेट के द्वारा प्राप्त होती है। इसके साथ ही कार्बोहाइड्रेट के साथ हम दूसरा शब्द बोल रहे हैं रफेज या रेशे। ये रेशे हमारे शरीर में बहुत महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, जिस प्रकार की आंतों के स्वास्थ्य को बनाए रखने का कार्य है, कोलेस्ट्रॉल का रेगुलेशन करना है, ये कार्य हमारे शरीर में रफेज के द्वारा किया जाता है। दूसरा पोषक तत्व आता है वसा और लिपिड्स। वसा और लिपिड्स हमारे भोजन में तेल, घी के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। फिर नेक्स्ट पोषक तत्व आता है वसा और लिपिड। वसा और लिपिड हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करने के साथ ही स्नेहक का कार्य, लुब्रिकेशन का कार्य भी करते हैं। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को 1 ग्राम 4 किलो कैलोरी प्रदान करता है, जबकि वसा और लिपिड्स जो हैं वो हमारे शरीर को 1 ग्राम 9 किलो कैलोरी प्रदान करने का कार्य करते हैं। तीसरा पोषक तत्व है प्रोटीन। यह बहुत जरूरी पोषक तत्व है क्योंकि हमारा पूरा शरीर, एक एक कोशिका पूरे शरीर की प्रोटीन से ही निर्मित है, तो हमारे शरीर का निर्माण, वृद्धि, विकास, टूट फूट की मरम्मत इत्यादि सभी कार्य प्रोटीन के द्वारा ही किए जाते हैं। फिर अगला पोषक तत्व आता है खनिज लवण और नमक। खनिज लवण में जो हमारी अस्थियों का निर्माण है, दांतों का निर्माण है, मांसपेशियों का स्वास्थ्य है, या कार्बोहाइड्रेट का उपापचय है, या रक्त का थक्का बनना है, इत्यादि इत्यादि सभी कार्यों में एक नियामक के तौर पर और अस्थियों में संरचना के तौर पर खनिज लवण महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इसके नेक्स्ट आता है विटामिन्स। विटामिन्स जो हैं हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए आवश्यक होते हैं, जिसमें कि आपने सबसे पहले नाम सुना होगा विटामिन सी। फिर उसके बाद में खाद्य पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट के उपापचय के लिए विटामिन बी, और इसके साथ ही देखने, दृष्टि के लिए, त्वचा के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए विटामिन ए, अस्थियों के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए विटामिन डी, हमारी जनन क्षमता का विकास रखने के लिए, हमारे रक्त का थक्का बनाने के लिए, इस तरह से अलग अलग जीवन रक्षक कार्यों के लिए अलग अलग विटामिन्स हमारे शरीर के अंदर अपना कार्य करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व हमारा आता है जल। हालांकि जल को हम अलग से इतना कंसिडर नहीं करते हैं कि डाइट में इतनी मात्रा लेनी चाहिए, क्योंकि पकाने के दौरान, विभिन्न पेय पदार्थों को लेने के दौरान साथ साथ पानी हमारे शरीर को अपने आप मिलता भी जाता है। तो जल जो है हमारे शरीर में महत्वपूर्ण कार्य यानी कि रुधिर के रूप में करता है। रुधिर में 80% जल होता है, जो कि हमारे शरीर के विभिन्न पोषक तत्वों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य करता है। साथ ही कोशिकाओं में परासरण क्रिया के द्वारा पोषक तत्वों का और विभिन्न तत्वों का आदान प्रदान का कार्य भी जल के द्वारा ही संभव हो पाता है। इस तरह से हमने देखा कि ये 6 पोषक तत्व हैं: कार्बोहाइड्रेट्स एंड रफेज, वसा, फैट्स एंड लिपिड्स, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन्स और जल। ये सभी हमारे भोजन में अपनी अपनी एक निश्चित मात्रा में हमें आवश्यक होते हैं, और ये पोषक तत्व हमें भोजन के द्वारा रोज के संतुलित आहार के रूप में प्राप्त करने आवश्यक हैं। अब हम अध्ययन करेंगे रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस या आरडीए के बारे में, यानी कि प्रस्तावित आहारिक मात्राएं।
पूरे दिन में एक स्वस्थ व्यक्ति को हर एक पोषक तत्व एक निश्चित मात्रा में ग्रहण करना चाहिए और यह निश्चित मात्रा का निर्धारण जो है यह RDA या रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस कहलाता है। पोषक तत्वों की आवश्यकता से तात्पर्य उन मात्राओं से है जो एक स्वस्थ मनुष्य अपनी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रतिदिन ग्रहण करता है और जो भोजन हम ग्रहण कर रहे हैं उसके द्वारा हमें ये प्राप्त होता है। पोषक तत्वों की आवश्यकता प्रत्येक व्यक्ति विशेष के लिए अलग अलग होती है, चाहे वे सभी प्रकार की समानता रखते हों तो भी हर एक के शरीर की पोषक तत्वों की आवश्यकता अलग अलग होती है। भारतीयों के लिए पहली बार आहारीय मात्राएं सन 1944 में पोषण सलाहकार समिति के द्वारा प्रस्तावित की गई थीं और यह समिति अब भारतीय आयुर्विज्ञान शोध संस्थान यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR के नाम से प्रचलित है। सभी पोषक तत्वों की प्रस्तावित मात्राएं जो हैं वो विभिन्न मापदंडों के आधार पर तय की गई हैं, जैसे कि उसकी आयु, उसके शरीर की अवस्थाएं, कौन कौन से पोषक तत्व हैं, हमारे शरीर के चयापचय की क्रिया के दौरान उनका किस प्रकार उपयोग होता है। इन सब तत्वों का ध्यान में रखते हुए ही हम RDA की मात्रा का निर्धारण किया जाता है। यानी कि RDA में दो तत्वों का ध्यान रखा है, एक तो शरीर की आवश्यकता और दूसरा सेफ्टी फैक्टर्स। सेफ्टी फैक्टर्स में मुख्यतः तो कुकिंग के दौरान होने वाले लॉसेस हैं, जैसे कि आपने पालक लिया, उसको अगर आप पका रहे हैं, खुला पका रहे हैं, ढककर पका रहे हैं, उसमें कुछ विटामिन्स हैं, कुछ पोषक तत्व हैं जो कि वाष्पीकृत हो जाती हैं, हवा के साथ में उड़ जाती हैं। या दूध को आप उबाल रहे हैं तो उसके अंदर विटामिन B का नष्ट हो जाना होता है, या सब्जियों को आप पका रहे हैं तो विटामिन C उसमें नष्ट हो जाता है। तो इस तरह के जो सेफ्टी फैक्टर्स हैं इनका भी ध्यान में रखते हुए RDA का निर्धारण किया जाता है। साथ ही हमारे शरीर के पाचन की अवस्था, यानी कि अगर हमें शरीर में लौह तत्व की आवश्यकता है तो उसके अवशोषण के लिए हमें विटामिन C चाहिए, कितनी मात्रा में चाहिए। हमारे कैल्शियम का अवशोषण होना है तो विटामिन D की मात्रा कितनी चाहिए। ये जो कोफैक्टर्स हैं इनका भी ध्यान रख करके हमने उनमें सेफ्टी फैक्टर का ध्यान रख करके उस RDA की मात्रा का निर्धारण किया हुआ है। अब इसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु और मैं जोड़ना चाहूँगी कि जो भी RDA की मात्रा का निर्धारण है वह संदर्भ महिला, संदर्भ पुरुष और बच्चों के लिए निर्धारित किया जाता है। तो इसमें संदर्भ महिला और संदर्भ पुरुष क्या हैं इसके बारे में हम अध्ययन कर लेते हैं। सबसे पहले संदर्भ महिला, यानी कि जो भी RDA एक निर्धारित किया गया है कि इसमें इतनी मात्रा में एनर्जी, प्रोटीन, फैट, विटामिन A, D, B, C, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस इत्यादि दिया जाना है, तो वह किसको ध्यान में रख करके बनाया गया है। तो संदर्भ महिला से तात्पर्य उस स्वस्थ महिला से है जिसकी उम्र 20 से 39 वर्ष है, जिसका वजन 50 किलोग्राम है, 8 घंटे घर के सामान्य कामकाज, हल्के फुल्के उद्योग या अन्य सक्रिय कार्य करती है, लगभग 8 घंटे सोने में व्यतीत करती है, 4 से 6 घंटे बैठने, इधर उधर घूमने जैसी क्रियाएं करती है और 2 घंटे सक्रिय मनोरंजन में व्यतीत करती है। यानी कि वह शारीरिक रूप से स्वस्थ है, मानसिक रूप से स्वस्थ है, शरीर का वजन 50 किलोग्राम है और 8 घंटे दैनिक क्रियाएं करने में, घर का हल्का फुल्का काम करने के साथ ही कुछ घंटे अपना मनोरंजन करने में, कुछ घंटे 8 घंटे सोने में और 4 से 6 घंटे इधर उधर बैठने, घूमने फिरने जैसी क्रियाओं में व्यतीत करती है, वह संदर्भ महिला कहलाती है। इसके बाद में आता है संदर्भ पुरुष। इसमें 20 से 39 वर्ष की अवस्था का पुरुष जो कि स्वस्थ है, वजन 60 किलोग्राम है, यह बीमारियों से बिल्कुल मुक्त होना चाहिए, सक्रिय कार्य करने वाला, शारीरिक रूप से उपयुक्त हो, प्रत्येक कार्य दिवस पर 8 घंटे अपने व्यवसाय में सक्रिय रूप से व्यस्त रहता हो, 8 घंटे बिस्तर में सोता हो, 4 से 6 घंटे इधर उधर घूमना और बैठने में बिताता हो और 2 घंटे घर के अपने दैनिक कार्य निर्वहन में करता हो। ऐसे व्यक्ति को हम संदर्भ पुरुष के रूप में लेते हैं और उसकी दैनिक आवश्यकताओं को देख करके तब हम एक सामान्य तौर पर प्रत्येक व्यक्ति के लिए कितनी कितनी पोषक तत्वों की आवश्यकता है इसका हम निर्धारण करते हैं। अब यह टेबल आपको जो दिखाई दे रही है ये ICMR के द्वारा निर्धारित अलग अलग पोषक तत्वों के लिए
मात्रा बताई गई हैं। जैसे कि जो पुरुष जो कि 11 से 14 वर्ष का है यानी किशोरावस्था वाला है, जिसका शारीरिक वजन 45 किलोग्राम है, शरीर की ऊंचाई इतनी है, तो उसको ऊर्जा की दैनिक आवश्यकता, क्योंकि इस अवस्था में हम मानते हैं किशोर व्यक्ति को एथलीट होता है या शारीरिक श्रम ज़्यादा करता है, तो उस हिसाब से इसकी ऊर्जा की आवश्यकता दैनिक रूप से इतनी। फिर प्रोटीन की मात्रा, विटामिन ए की मात्रा, विटामिन डी की मात्रा, विटामिन ई की मात्रा, इस तरह से सभी की मात्रा आप देखें उनकी मेजरिंग यूनिट्स के साथ में इसमें टेबल में दी गई है। ऐसे ही 15 से 18 वर्ष के पुरुष के लिए, फिर 19 से 24 वर्ष के पुरुष के लिए, फिर 25 से 50 वर्ष के पुरुष के लिए और 51 वर्ष से ऊपर के पुरुष के लिए ये सभी पोषक तत्वों की मात्राओं का निर्धारण इसमें बताया गया है। हम इन्हें ही आधार मान करके अपने आहार नियोजन में अपनी संतुलित आहार की मात्राओं का और पूरे दिन में मिलने वाली पोषक तत्वों की मात्राओं का इसमें कैलकुलेशन करेंगे। इसी तरह से महिलाओं के लिए है, महिलाओं में भी किशोर महिला के लिए फिर 15 से 18 वर्ष की, 19 से 24 वर्ष की, 25 से 50 वर्ष की और 51 वर्ष से ऊपर की महिला के लिए अलग अलग पोषक तत्वों की अलग अलग दैनिक आवश्यकताएं लिखी हुई हैं। फिर प्रेगनेंसी यानी गर्भावस्था में ये जिस भी अवस्था में है, चाहे वो 15 से 18 में है या 19 से 24 में है या 25 से 50 साल में है, जिस भी अवस्था में वो है उसमें प्लस 300 किलो कैलोरी ऐड करके, यानी कि अगर वो 15 से 18 या 19 से 24 में है तो 2200 कैलोरी के साथ में 300 प्लस 2500 कैलोरी हो करके उसके एक दिन का आहार हम बनाएंगे। इसी तरह से प्रोटीन की मात्रा है, प्रोटीन की मात्रा भी इसमें प्लस करके कुल 60 करके हम उसकी कैलकुलेट करेंगे। फिर विटामिन ए की मात्रा है, इसी तरह से इसमें सभी की पोषक तत्वों की मात्रा जहाँ प्लस लिखा है यानी उसको हम प्लस करेंगे और जहाँ पूरी मात्रा लिखी हुई है वो पूरी मात्रा लेकर के उस हिसाब से हम आहार के अंदर उसका पूरा एक दिन का मील प्लान करके दिखाएंगे। और इसके साथ ही स्तनपान की अवस्था या जब माता दूध पिलाती है उस समय की मात्राओं का निर्धारण भी इसमें बताया है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।